Hi everyone. As you know, this video is second part of the series of 10,000 questions on TGT PGT Mathematics. और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये 7 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। इस सीरीज का जो बिल्कुल पहला वीडियो था, जो कि इस वीडियो के पहले आया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जिन लोगों ने मिस कर दिया हो वो जा करके उसे भी पढ़ लें। नाउ यू कैन सी अ ग्लिम्स ऑफ दोज 7 questions we are going to solve in this video। तो ये वो 7 questions हैं और सभी के सभी questions 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड हैं, क्योंकि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो कई वीडियोस तक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही उसका टारगेट रहने वाला है। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6,7,8 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। यानी इस क्वेश्चन का टारगेट है कि किसी प्लेन से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा आप 3D का व्यू ले लीजिए। ये सपोज करिए हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें ये जो फ्लोर पर फर्श पर 2 एक्सिस हैं ये एक्स वाई प्लेन बना रही हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमारी जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन बोले अगर तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो प्लेन बन रहा है, जैसे हमारे कमरे का फर्श होता है, वो एक्स वाई प्लेन आप इसको मान लीजिए। तो इस प्लेन से हमें इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जैसे कोई पॉइंट आपका ये है, पॉइंट है 6,7,8। तो ये पॉइंट बनता कैसे है उसकी प्रोसेस को एक बार ज़रा क्लियरिफाई करते हैं। यानी हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और 6 यूनिट डिस्टेंस हम अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे। तो चलिए मान लीजिए हम 6 यूनिट डिस्टेंस यहाँ तक आ गए। उसके बाद 7 यूनिट की डिस्टेंस हमको वाई एक्सिस की पैरेलल डायरेक्शन में चलनी है। तो 90 डिग्री पर जस्ट हम यहाँ पर ये डिस्टेंस जो हो गई ये 7 हो गई। ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने डिस्टेंस चली है ये 6 हो गई। और अब आपने एक्स चल लिया, आपने वाई चल लिया, और अब आपको इस प्लेन से ऊपर उठकर वर्टिकल डायरेक्शन में जाना है और आपको ये 8 यानी जो z कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 8 वो कवर करनी है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये y एक्सिस के बाद सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं, लेकिन 3D का जो व्यू होता है वो 2D से डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलना पड़ेगा। ये सभी डायरेक्शंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो XY प्लेन पर पॉइंट है वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस मूव किए हैं। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है ये 8 है। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की 6,7,8 की, वो ये z कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए 8 जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज भी कर लेते हैं। जनरलाइज ऐसे करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अगर किसी पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए तो वो z कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन अगर पूछी जाती है तो वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए zx प्लेन से तो जाहिर है कि वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो मैंने दोनों तरीके से आपको ये चीज़ पढ़ा दी। एक तो मैंने आपको पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाई कि एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो z कोऑर्डिनेट के इक्वल क्यों होती है, इस डायग्राम के माध्यम से आपने देखा। और बाद में फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज भी कर दिया कि फर्दर यूज़ के लिए आप इस चीज़ को डायरेक्टली याद कर लीजिए, तो आपको ये डायग्राम या इसमें कुछ भी जाना ही नहीं पड़ेगा। आप सीधे अगर आपसे कहे कि एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो आप सीधे उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट उठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9th क्वेश्चन है। और 9th क्वेश्चन इस प्रकार है, द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज। द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन एक बार जब मैं पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा उसके बाद यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो विद इन सेकेंड से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आप। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें एक क्यूब की यहाँ पर रचना करनी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये एक क्यूब ड्रॉ किया है, और अगर हमें इसके डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालना है तो सबसे पहले हमें जो डायगोनल्स हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे।
क्योंकि आप जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसका मतलब जिन दो डायगोनल्स की बात की जा रही है, हम पहले उन डायगोनल्स के डीसीज निकालेंगे और एक बार हमें डीसीज मिल गए देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स। अब यहाँ इस डायग्राम में देखिए कि वो डायगोनल कौन से हैं जिनके बीच का एंगल निकालना है। तो अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ जो क्यूब होते हैं, क्यूब के बिल्कुल अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने पर जो लाइन हमको मिलती है वही डायगोनल होता है। तो इस डायग्राम में एक अगर ये ओरिजिन वाला हम पॉइंट ले लें तो उसके ठीक अपोजिट ये वाला पॉइंट आएगा और इनको मिलाने से हमको एक डायगोनल बनेगा। उसके बाद फिर लेटर से हमारे पास एक पॉइंट हम ये वाला ले लें और एक उसके बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट सबसे पहले हम बनाते हैं। लेटर से हमारे ट्यूब की जो एज है यानी साइड की जो इसकी लंबाई है वो ए है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है हमारा, अपनी सुविधा के लिए चलिए इनका नाम रख देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ये पॉइंट हमारा पूरा पूरा न एक्स एक्सिस पर है, न वाई पर, न जेड पर है। इसका मतलब इस तक आने के लिए हमको ए तीनों कोऑर्डिनेट्स ए चलने पड़े होंगे। तो जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा ए कॉमा ए। उसके बाद ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 0 होते हैं, आपको मालूम है। चलिए इस बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग बना लेते हैं। बी पॉइंट जो है वो जेड एक्सिस पर प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे और जेड कोऑर्डिनेट ए होगा। देन वी कम टू दिस पॉइंट सी। सी आपका जो है ये एक्स वाई प्लेन पर ये पॉइंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स तो इसके ए और ए होंगे और जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है। सो दिस वे वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 पॉइंट्स। अब चलिए हम लोग इनके डीसीज बनाते हैं। तो डीसीज से पहले हमें डीआर बनाने पड़ेंगे, डीआर ऑफ ओए। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो बनाएंगे, डीआर्स ऑफ ओए। डायरेक्शन रेशियो बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो बनते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ये रूल आई होप आपको पता होगा कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसके डीसीज कैसे बनते हैं, जस्ट इस तरीके से डिफरेंसिंग करनी पड़ती है। तो OA के जो डीसीज हैं वो हमारे बन जाएंगे a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0। तो इस तरीके से हमने OA के डीसीज निकाल लिए, a कॉमा ए कॉमा ए। अब डीसीज को डीआर्स को डीसीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी एक ट्रिक आप लोग सीख लें कि अगर हमें डीआर हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज और उससे हमें डीसीज बनाने हैं तो जो इनसे मॉडुलस बनेगा उससे डिवाइड किया जाता है तीनों में। इससे मॉडुलस क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मॉडुलस मैं यहाँ अलग से दिखा दे रहा हूँ। जो मॉडुलस बनेगा वो ये चीज़ बनेगी और ये 3a स्क्वायर यानी ये चीज़ बनेगी रूट 3a। तो हमें यहाँ इन तीनों में रूट 3a से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से जो है वी कैन कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियोज इनटू डायरेक्शन कोसाइन्स। सो फाइनली वी हैव गॉट डीसीज ऑफ OA which are 1 by root 3 comma 1 by root 3 comma 1 by root 3। ये हो गए हमारे एक डायगोनल के डीसीज। अब बिल्कुल ऐसा ही काम हमें करना है दूसरे डायगोनल के डीसीज के लिए भी। चलिए अब जो डायगोनल हमारा BC है उसके हम लोग डीसीज निकाल के देखते हैं। तो पहले डीआर निकालेंगे, डीआर यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करना पड़ता है, a माइनस 0 a माइनस 0 और 0 माइनस a हम देख सकते हैं। सो दिस सिंप्लीफाइज टू a कॉमा माइनस a। नाउ दिस टाइम we will convert these DRs into DCs like DCs of BC। मॉड से डिवाइड करना पड़ता है, इनका मॉड एक बार फिर वही बनेगा a रूट 3। तो ये डीसीज जो है आ जाएंगे सिंप्लीफाई होके। फाइनली अब हम लोग cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे। ये आपका L1 M1 और N1 है। ये दूसरे वाले डीसीज जो हैं ये L2 M2 और N2 हैं। तो इसके आधार पर इनका प्रोडक्ट करिए,
1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू -1/√3। अब आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म तो जो है हमारे कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ पहला टर्म बचा 1/√3 इंटू 1/√3 जो कि हो गया 1/3। तो cos थीटा अगर 1/3 है तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा होगा cos इनवर्स 1/3। cos इनवर्स 1/3 हमारा कौन से ऑप्शन में था, आप क्वेश्चन में चल के देखिए, जस्ट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर विच इज cos इनवर्स 1/3। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द स्ट्रेट लाइन x - 2/3 इज इक्वल टू y - 3/4 इज इक्वल टू z - 4/5 इज पैरेलल टू। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, नीचे आप देख सकते हैं प्लेन्स लिखे हुए हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है और एक इनमें से कोई एक प्लेन लेना है और सो ये करना है कि स्ट्रेट लाइन हमारे प्लेन के पैरेलल कैसे है। प्लेन जैसे आपका ये होता है, मान लीजिए ये कोई प्लेन होता है और कोई स्ट्रेट लाइन अगर ऐसी हो जो इस तरीके से प्लेन के पैरेलल दिखाई जा सके, तो हमें इनमें से वो प्लेन ढूंढना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है कि जैसे हमारे प्लेन का इक्वेशन होता है, प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन जब इस फॉर्म में लिखी होती है तो आपके जो a, b और c होते हैं, ये क्या होते हैं, ये drs ऑफ नॉर्मल होते हैं। दीज आर drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। यानी अगर हमारा प्लेन इनमें से जो भी प्लेन करेक्ट आंसर में होगा, उस प्लेन के जो डीसीज होते हैं, drs होते हैं, वो प्लेन के पैरेलल ना होकर के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। कि प्लेन के इक्वेशन में जो drs मिलते हैं वो प्लेन की दिशा में नहीं मिलते हैं, बल्कि प्लेन के नॉर्मल के drs होते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन के ये dr हैं, स्ट्रेट लाइन में जो नीचे नजर आ रहे हैं ये उसके drs हैं, तो स्ट्रेट लाइन के dr उसके पैरेलल दिशा में ही होते हैं ऐसे। इसका मतलब कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल होगी। सपोज करिए ये प्लेन है और ये आपकी लाइन है। इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो इसका मतलब होगा लाइन के drs और प्लेन के नॉर्मल के drs जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका प्रोडक्ट 0 होता है। तो अब आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है कि कौन सा सेट इनमें से ऐसा है जिसके साथ एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अगर इसके साथ देखेंगे तो सारे प्रोडक्ट पॉजिटिव आएंगे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, यानी इससे 0 नहीं बनना हमारा। अगर हम इसमें दूसरे वाले में चेक करें तो 3 इंटू 2 ये हो गया L1 L2, फिर आता है 4 इंटू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए इसके दरअसल 2, 1 और -2 हैं इसके drs। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 1, 3 इंटू 2, 4 इंटू 1 और 5 इंटू -2। तो आप देख सकते हो कि ये बन रहा है 6 + 4 - 10 दैट इज 0। तो सेकेंड ऑप्शन में हमें ये कॉम्बिनेशन मिला कि जो ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट 0 हो गया। इसका मतलब सेकेंड वाला प्लेन ही वो प्लेन है जो हमारी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल में है। चलिए अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two perpendicular lines, then which of the following options is correct? ये इजी क्वेश्चन है। जब कोई दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं और उनके डीसीज, मान लीजिए एक लाइन के डीसीज हैं L1 M1 और N1 और दूसरी लाइन के डीसीज हैं मान लीजिए L2 M2 और N2, तो परपेंडिकुलर रिलेशन अभी मैंने बताया था कि कोई भी दो लाइंस अगर वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीसीज में इस प्रकार का कोरिलेशन होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसी चीज़ को अभी डिस्कस किया था। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए दिख रहा है जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए 12वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 12वें क्वेश्चन में कह रहा था इमेज ऑफ द पॉइंट 134 इन द प्लेन दिस इज।
ये एक बड़ा ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है 3D में कि कोई प्लेन, सपोज करिए आपके पास ये प्लेन है और कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो ये प्लेन आपका जो है ये मिरर का काम करेगा और मिरर के सापेक्ष किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो आता है वो अपोजिट साइड में दूसरी तरफ इक्वल डिस्टेंस पे बनता है। यानी अगर आपका पॉइंट P है 1,3,4 तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा या इमेज बनेगा, मिरर इमेज जिसको कहते हैं, तो मिरर इमेज बनेगा P' और यही P' हमको निकालना है। सबसे पहले हमारा जो प्लेन का इक्वेशन आप देख रहे हैं, प्लेन के इक्वेशन से हमें मिल जाते हैं प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। डीआर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन यहाँ से मिल जाते हैं जो कोफिशिएंट होते हैं, लाइक 2, -1 एंड 1। तो ये हमारे प्लेन के नॉर्मल के डीआर हो गए। अब प्लेन की नॉर्मल जो ये डायरेक्शन है ये प्लेन का नॉर्मल है और ये जो नॉर्मल है, ये जो लाइन PP' आप देख रहे हैं उसके पैरेलल ये दिशा है। यानी जो प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स हैं वही आपकी स्ट्रेट लाइन के डीआर्स हो गए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इसी नॉर्मल के पैरेलल हो रही है। सो डीआर्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, डीआर्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन PP' 2, -1, 1। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। PP' इज सिमेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। उसके लिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं जिससे लाइन गुजरती हो, जो कि हमारे पास ये पॉइंट P है, और एक पॉइंट चाहिए और एक सेट ऑफ डीआर चाहिए जो कि लाइन के अलोंग होने चाहिए। दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो लाइन का इक्वेशन होने जा रहा है x - x1 यानी ये पॉइंट x - 1 अपॉन पहला डीआर लेंगे 2 इज इक्वल टू y - y1, x1 y1 z1 आपका ये पॉइंट एक्ट करेगा, तो y - 3 अपॉन जो दूसरा डीआर है -1 और z - 1 अपॉन जो ये तीसरा डीआर है, सॉरी ये पॉइंट लगेगा z - 4 लगेगा, z - 4 अपॉन 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब इस लाइन पर ही है तो हमारा ये पॉइंट P' जो हमें ज्ञात करना है, ये P' इस लाइन पर ही लाई कर रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। आपको शायद मालूम होगा कि स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पर स्थित यदि कोई पॉइंट है तो उसके पैरामीट्रिक पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं। हम ये जो इक्वेशन होती है इसके आगे लेट कर लेते हैं लेमडा, और लेमडा लेट करने से हमें एक पॉइंट मिल जाता है जो कि पॉइंट इस प्रकार होगा, ये 2 लेमडा इधर आएगा और ये -1 इधर आएगा, तो 2 लेमडा + 1 पहला कोऑर्डिनेट बन गया एक पॉइंट का। फिर ये -1 इधर लीजिए आप, तो माइनस लेमडा और ये -3 उस पार जाएगा तब आपको y मिलेगा, तो माइनस लेमडा + 3 और लेमडा + 4 एंड दिस वे वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P'। यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जो ये P' पॉइंट हमने लिखा है, इस पॉइंट P' का और P का जो मिड पॉइंट है वो हमारे प्लेन के ऊपर लाई करेगा। यानी अब हम इस P और ये जो P' अभी हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में निकाला है, इसका हम निकालेंगे मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट जो होगा वो ये होगा, और मिड पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, प्लेन के ऊपर लाई करता है। यानी वो मिड पॉइंट निकाल के हम उसको प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे, जिससे हमारा लेमडा निकल आएगा, और लेमडा निकलने के बाद रिफ्लेक्शन के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से आपको निकल आएंगे। मिड पॉइंट आप निकाल लीजिए 1 + 2 लेमडा + 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा पॉइंट था हमारा 3 प्लस माइनस लेमडा + 3/2। चलिए थोड़ा सिंपल करिए इसको, ये बन रहा है लेमडा + 1 कॉमा 3 माइनस लेमडा/2 कॉमा 4 प्लस लेमडा/2। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, और चूंकि ये मिड पॉइंट किस पर लाई करता है, प्लेन पर, तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब प्लेन का इक्वेशन हमारे क्या था, ये देख लीजिए आप, 2x - y + z + 3। प्लेन का इक्वेशन था हमारा 2x - y + z + 3 = 0। तो इस इक्वेशन में हम लोग अपने इस पॉइंट को पुट करा देते हैं। x की जगह आप रखिए लेमडा + 1, माइनस y की जगह रखिए 3 माइनस लेमडा/2, z की जगह रखिए 4 प्लस लेमडा/2 + 3 = 0। सॉल्व करिए इसको, 2 लेमडा + लेमडा/2 + लेमडा/2 ये सब मिला के आ जाएगा 3 लेमडा।
और कॉन्स्टेंट्स में आएगा आपका 2 माइनस 3 यानी -1 और 4 3 7 -1 6, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमारा जो पॉइंट बना था पी डैश, इसमें लेमडा की जगह -2 आप रखिए, इस पॉइंट में लेमडा की जगह -2 रखिए, तो आपके जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे। -2 × 2 दैट इज -4 + 1 -3, ये हो जाएगा +2 3 5 और ये हो जाएगा 2। तो यही आपका इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, यही आंसर है। चलिए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये चीज़ -3, 5, 2 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में मिल रहा है। सो दिस पॉइंट बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है और आपके स्क्रीन पर सामने है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 -1, 11 टू दिस लाइन आर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आप जानते हैं, हर एग्जाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन लिख लें और डायग्रामेटिकली थोड़ा समझिए, जैसे कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये वो पॉइंट है पी, जो पॉइंट दिया गया है आपको क्वेश्चन में 3, -1, 11, और यहाँ से आपको यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो ये जो है ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और इसी के कोऑर्डिनेट हमको निकालने। तो जब आपको सिमेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होती है 3D में, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ से लेमडा इसको लेट करके एक आर्बिट्रेरी पॉइंट बना सकते हैं, जो कि उस लाइन पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट को आर्बिट्रेरीली रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे इंटरेस्ट का पॉइंट ये है, यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम हमने m रख दिया, तो जो पॉइंट m है वो हम यहाँ से आर्बिट्रेरीली बना सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पॉइंट आ जाएगा, x कैसे निकलता है, यहाँ से आ जाएगा 2 लेमडा, y कैसे बनेगा, ये 3 इधर लाइए, 3 लेमडा + 2 और 4 लेमडा + 3, ये हमारा पॉइंट m बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम pm के dc's निकालेंगे, drs निकालेंगे, drs ऑफ स्ट्रेट लाइन pm। drs निकालने के लिए घटाया जाता है, यानी x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इस टाइप का होता है। तो 2 लेमडा में हम घटा देंगे 3 को, तो आ जाएगा 2 लेमडा -3, 3 लेमडा + 2 में हम घटाएंगे -1 को, तो बन जाएगा 3 लेमडा + 3, और 4 लेमडा + 3 में घटाएंगे 11 को, तो हमारा बन जाएगा 4 लेमडा -8। ये हमारे drs आ गए pm के। और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसके drs तो हमको पहले से ही पता है, 2, 3 और 4 यहाँ पे जो नीचे दिखते हैं ये drs होते हैं। अब ये pm के dr और स्ट्रेट लाइन के dr परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में drs का प्रोडक्ट 0 होता है। सिंस pm इज परपेंडिकुलर टू आवर लाइन, तो इनका प्रोडक्ट आपको 0 कराना होगा। तो 2 × 2 लेमडा -3 +3 × 3 लेमडा +3 और +4 × 4 लेमडा -8 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू 29 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 1 आएगी। और अब हम अपनी लेमडा की वैल्यू को, हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या था, ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट में हम लेमडा की वैल्यू को 1 जब ला के रखेंगे तो हमारा पॉइंट बनेगा 2, 5, 7। तो यही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। आंसर में कहाँ पर दिख रहा है 2, 5, 7? आंसर में ये दिख रहा है पॉइंट नंबर बी। इन दिस क्वेश्चन यू पीपल जस्ट वॉच्ड हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलेंगे इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। देखिए प्लेन का जनरल फॉर्म यही होता है, ax + by + cz + d = 0 टाइप की प्लेन के इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो प्लेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखिए इसमें शॉर्टकट ट्रिक तो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर कोई, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है ax + by + cz + d = 0। अब अगर आपका प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुरंत आंसर आ जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस में, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल का केस होगा उसमें एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। अगर आपका प्लेन पैरेलल टू
वाई एक्सिस है तो प्लेन के इक्वेशन में जो वाई का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, यानी वाई वाला टर्म उस इक्वेशन से गायब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मात्र इतने से ही आ जाता है कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है आपका प्लेन तो उसमें एक्स वाला टर्म यानी ए एक्स वाला टर्म गायब होना चाहिए, जो कि हमारे इस वाले ऑप्शन में गायब है। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए एक्स वाला टर्म गायब है, तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब जो लोग इस ट्रिक के पीछे का जो कारण है, रीजन समझना चाहते हो, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ए एक्स वाला टर्म गायब हुआ, कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक आपकी एक्स एक्सिस जो होती है उसके डी आर्स होते हैं 1, 0, 0 और प्लेन आपका पैरेलल होना है एक्स एक्सिस के, यानी प्लेन आपका ऐसे हो गया, ये प्लेन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होने जा रहा है। ठीक है, अब बेटा एक बात बताइए कि जो ए बी सी होते हैं प्लेन में, अभी मैं समझा चुका हूँ आपको, ये जो प्लेन के इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, ये प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन के डी आर्स होते हैं, यानी जो हमारी ये डायरेक्शन है, ये प्लेन की जो नॉर्मल डायरेक्शन है, इसके डी आर्स हैं ए बी सी। जब हमारा प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल जो होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर की स्थिति में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी इन डी आर्स का और इन डी आर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो A इंटू 1 प्लस B इंटू 0 प्लस C इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सिर्फ A बच रहा है, ये दोनों टर्म 0 हो रहे हैं, A प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दैट कम्स A इज इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ हमने ये निष्कर्ष जो निकाला था कि जब हमारा प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसमें A 0 क्यों आता है, यानी AX वाला टर्म मिसिंग क्यों हो जाता है, उसका रीजन ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, इन 7 क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक अलग अलग टॉपिक लिया। हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखा, हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिरर इमेज देखे, हमने ये देखा कि कोई प्लेन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसमें क्या कंडीशन होगी। हमने एक क्वेश्चन में ये देखा कि एक्स वाई प्लेन से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, एंड सो एंड सो एंड सो। तो इस सीरीज़ का जो उद्देश्य है इन वीडियोस को देखने से आपका पूरा होता रहेगा। 10,000 क्वेश्चंस की एक बहुत बड़ी सीरीज़ होने जा रही है, और जिस दिन ये सीरीज़ पूरी होगी और आप लोग इस पूरी सीरीज़ को तैयार कर चुके होंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। इट विल बी अ कंप्लीट गारंटी ऑफ योर सिलेक्शन इन टीजीटी, पीजीटी और इक्विवेलेंट एग्जाम्स। तो अगर आप लोग इस महत्वपूर्ण वर्किंग का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एट वंस इमीडिएटली मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ जो जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत हो उनके साथ आप वीडियोस को शेयर करिए। पूरे क्वेश्चंस में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत करती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आकर के मेंशन करें, लिखें, मैं आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।